हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग रिच डैड पुअर डैड की समरी बुक के देख रहे हैं, जो 2-3 क्लास हम लोग देख चुके हैं। आज लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों को देखेंगे, जो कि एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ों को देखना है। जैसे सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण काम करते हैं, फिर टैक्स सरकार को देते हैं, सरकार को बैंक से देते हैं, इसके लिए काम करते हैं। यही बताया गया है इस क्लास में। नेक्स्ट, आय की असमानता। जानते हैं आय की जो ऊंच नीच है, ज़्यादा हाई, कोई ज़्यादा गरीब है, ज़्यादा धाई है, ये क्यों है? दैनिक शिक्षा के कारण, इसके संबंध में बात होगी। नेक्स्ट है कि माइंड मैप, कि एक लाइबिलिटी व्यक्ति की क्या होती है, एक एसेट्स क्या होता है, जो कि आपको जब क्लास बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अलग लगेगा, जो अब तक सोचते आ रहे होंगे। और क्यों करना चाहिए, क्यों इस क्लास को देखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, इसके बारे में बताया जाएगा। और नेक्स्ट ये भी देखा जाएगा कि रिच पुअर क्लास, मिडिल क्लास और रिच क्लास के एसेट्स में, इनकम में, सैलरी में क्या डिफरेंस है, जिसके कारण और लोग रिच होते जा रहे हैं और लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं वन बाय वन करके देखते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। देखिए, इस रॉबर्ट कियोसाकी की जो बुक है उसमें उन्होंने एक इंसिडेंट बताया है। उस इंसिडेंट को समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। वह एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर दो लोग बात करते हैं, वहाँ पर जाते हैं। जो उनकी रिपोर्टर होती हैं वो बहुत ही फेमस होती हैं यूएसए की, और उनके साथ वो बात करते हैं। उनके पास एक बुक रखी होती है जो कि राइटर के द्वारा लिखी गई होती है, जो कि रिपोर्टर हैं, ये जो उनका कॉन्फ्रेंस कर रही हैं या उनका जो इंटरव्यू ले रही हैं। जो वो बुक देखते हैं तो कहते हैं कि तुम्हें बुक पढ़ा हूँ और ये बहुत बुक अच्छी है। वो कहती हैं कि बुक अच्छी है, लेकिन ये ज़्यादा सेल नहीं होती है, आपके कहने से क्या हो जाएगा, आप मुझे मजाक कर रहे हैं, अच्छी कहाँ बुक है, अच्छी होती तो सेल नहीं होता। तो वो कहते हैं कि आप रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छी हैं, सब लोग आपको जानते भी हैं। कहे जानते हैं फिर भी लोग परचेज नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है? हम हमारे बारे में सब जानते भी हैं फिर भी परचेज नहीं होता है। तो वो एक बात बोलते हैं, कहते हैं कि एक काम करिए, आप जा कर के 1 साल के लिए मार्केटिंग से रिलेटेड क्लास कर लीजिए। तो वो बोलती हैं मैं इतना बड़ा प्रतिष्ठित पत्रकार हूँ और मैं जा कर के मार्केटिंग काम करूँगी? मैं नहीं करूँगी। जब वो उनसे ज़्यादा बात तो करते नहीं हो, फिर बुक में बताते हैं, कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि वो नहीं अभी तक समझ पाई कि मार्केटिंग करके मार्केटिंग थोड़ा ही करना है। मार्केटिंग सीख लेंगी। मार्केटिंग से 2 चीज़ें उन्होंने बताया, जो बुक्स में बताया है। उन्होंने कहा कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि बेस्ट राइटर की बुक नहीं मिलती है। जैसे आप भी कभी सोचे होंगे कि जो आप कोई भी बुक, जैसे यही बुक है, तो बेस्ट राइटर की बुक थोड़ा ही है ये। अगर देखा जाए, बेस्ट राइटर, 2 शब्द है, बेस्ट राइटर और बेस्ट सेलर, 2 बुक है। बेस्ट सेलर आप जानते हैं, अगर ध्यान से दिए होंगे तो, अगर नहीं ध्यान दिए हो तो जान लीजिए, कोई भी बेस्ट राइटर की बुक नहीं होती है। ओके, सब बेस्ट सेलर होते हैं। कोई भी आप देखे होंगे, जैसे पत्रकार ही कि विश्व का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला पत्रकार या समाचार, वो क्या है, बेस्ट सेल दिखा रहे हैं, बेस्ट राइटर थोड़े कह रहे हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बेस्ट राइटर इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप कोई बुक आप बनाएं, कोई आप बुक राइट किए, कोई आप प्रोडक्ट बनाएं और आप चाहेंगे कि आपकी गुड्स अच्छी होगी तो बिकेगी, नो। दुनिया की बहुत अच्छी अच्छी बुक हैं लेकिन नहीं बिक पाती हैं। दुनिया की बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट हैं लेकिन नहीं सेल हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि बेस्ट सेलर देखा जाता है, और बेस्ट सेलर कहाँ से आएगा? मार्केटिंग से। उन्होंने बोला कि मार्केटिंग करेंगे तो ये आएगा, मार्केटिंग करिए। मार्केटिंग में, जो कि बाद में मुझे ये भी समझ रियलाइज हुआ कि मार्केटिंग से 2 चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं कि आपकी क्वालिटी आ जाएगी। और मैं आप लोगों से सलाह दूंगा, कोशिश करिए कि मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ों को कुछ जानने की कोशिश करिए। क्यों जानने की कोशिश करिए? तो जो स्टोरी से रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि जो 2 बातें होती हैं, एक बेस्ट सेलर और सेकेंड इज बेस्ट राइटर।
उन्होंने बताया कि आप चाहे जितना भी राइटिंग कर लेंगे, कोई भी बुक सेल नहीं हो पाएगी जब तक कि आप बेस्ट सेलर नहीं हो जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा नॉलेज है, फिर भी वह अच्छा क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास बेस्ट सेलर की चीज़ें पता नहीं है। जैसे उस पत्रकार को पता नहीं था कि मैं इतनी अच्छी बुक लिखी हूँ, फिर भी वह सेल क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज यू हैव नॉट एलिजिबिलिटी ऑफ सेल, आपके पास योग्यता नहीं है सेल करने की, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि अगर वो राइटर जो थी, अगर इन्होंने जा कर के ये कोर्स कर लिया होता थोड़ा सा भी कि कैसे हम कम्युनिकेशन स्किल रखें, कैसे सेल किया जाता है, कैसे उसका नाम रखें, तो आप निश्चित रूप से एक बेस्ट सेलर की बुक में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि नॉलेज को अपना लेते रहिए, कोशिश करिए कि किस प्रकार से नॉलेज को लिया जाए, राइट। नेक्स्ट है सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए काम नहीं करो। मैं जो भी कोई मिलता है, मेरी एक आदत है, हमेशा उसे सलाह देता हूँ, ये बुक में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, उससे पहले से ही, क्योंकि इतना तो मैं जानता था कि कोई चीज़ जो होती है वो सीखने के लिए होती है। तो आप यदि टाइम है तो सीखने के लिए काम करिए, इस बात को ध्यान रख रहिए। कोई भी चीज़ यदि आपके पास टाइम है कि हम जॉब कर सकते हैं, पैसे की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो कोशिश करिए कि सीखने के लिए काम करिए, न कि पैसे के लिए। हमेशा पैसे के लिए काम नहीं किया जाता है। कब करिए, जब पैसे की बहुत आवश्यकता है तो 2-1 साल जरूर कर लीजिए, लेकिन उसमें भी सीखने वाला काम करिए। आप देखिए जो भी आज तक से लोग बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए, बहुत ज़्यादा मजदूर बने रह गए, क्यों बने रह गए, क्योंकि उन्होंने सीखने वाला काम नहीं किया। आप ये सोचिए कि एक मिस्त्री होता है जो घरों को बनाता है, और उसी के साथ एक मजदूर होता है, मजदूर कितना काम करता है, फिर भी क्या वो उससे ज़्यादा सैलरी पा पाता है, नहीं पाता है। लेकिन मिस्त्री उससे कम काम करता है, उससे बेहतर सैलरी पाता है, क्यों करता है, क्योंकि वो सीख रहा है, वो सीखा हुआ है, कोई काम वो सीखा हुआ है, बहुत अच्छा टाइल्स लगा सकता है, बहुत अच्छा प्लास्टर कर सकता है, बहुत अच्छा छत ढाल सकता है। तो ये सब चीज़ें वो सीखा हुआ है, इसलिए उसको मिल रहा है। वैसे ही लाइफ में हमेशा सीखने वाली काम करिए, कोशिश करिए कि 2 साल 1 साल पैसे ना भी मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले सीखते हैं उसके बाद काम करते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना है हमेशा के लिए इस बुक से। नेक्स्ट वो बोलते हैं, पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या बता रहे हैं कि जो मान लीजिए कि कोई नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो नौकरी के समझते हैं कि नौकरी करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या क्या करता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति क्या क्या करता है। उन्होंने पहला बताया कि पहला वो क्या काम करते हैं, मालिकों के लिए काम करता है, राइट। नेक्स्ट वो काम किसके लिए करता है, टैक्स के कर। अब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई नौकरी कर रहा होगा और जो अच्छा खासा पा रहे होंगे, और उसमें सरकारी वाले जो देख रहे होंगे, आप देखिएगा सबसे ज़्यादा वो परेशान टैक्स से हैं, सबसे ज़्यादा परेशान टैक्स से हैं, क्योंकि इनको टैक्स चोरी करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। और टैक्स जानते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है। टैक्स ज़्यादा इसलिए भी है, उसका मेन रीजन ये भी है कि टैक्स हमसे ज़्यादा और जगह भी है, लेकिन जानते हैं यहाँ दिक्कत क्या है, जो कि मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप टैक्स बढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटीज नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैं टैक्स दूँ और मेरा बच्चा जाके प्राइवेट में पढ़े, जबकि मैं इनकम टैक्स में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दे रहा हूँ 4%। अब आप सोचिए कि 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देने के बावजूद हमको अपना बच्चा पढ़ाना पड़ रहा है प्राइवेट में, हॉस्पिटल में जाएंगे तो प्राइवेट में जाएंगे, टैक्स देने का कोई मतलब बन रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। और फॉरेन कंट्रीज में यही नहीं है, फॉरेन कंट्री में जाएंगे टैक्स डेफिनेटली इससे ज़्यादा है, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप जाएंगे हॉस्पिटल में या जाएंगे गवर्नमेंट में इस पढ़ाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप पढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, पढ़ाई के पैसा आप टैक्स दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, टैक्स भी जा रहा है, पढ़ाई भी जा रही है, आप प्राइवेट की फीस भी दे रहे हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्बेंस वाली यहाँ पर है। उसी तरह से टैक्स के लिए आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा टैक्स के लिए काम करते हैं। वो सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, टैक्स के लिए, क्योंकि वो टैक्स की चोरी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वही दे रहे हैं पैसा, तो टैक्स तो तुरंत टीडीएस काट लेंगे। या कोई प्राइवेट में नौकरी करा जानता है, टीडीएस काटता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले पैसा ले ही लेती है, ओके। उसके बाद आप आरटीआर सबमिट करेंगे, ओके।
अब आरटीआर जब सबमिट करते हैं, आईटीआर, तो आप ये सोचिए कि टैक्स तो पहले दे दिए, इसका मतलब कि जो भी आप अर्निंग किए कुछ पहले तो आप काम गलत कर रहे हैं, मालिक के लिए काम कर रहे हैं, चलो ठीक है, नौकरी है, करना ही है, सब लोग करते हैं, हम भी कर रहे हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि टैक्स दे रहे हैं उसी पैसे से, और नेक्स्ट बोल रहा है कि और आखिरकार बैंक के काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं। अब ये टैक्स किस पे जा रहा है? सरकार को, तो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। और बैंक के लिए अगर आपको पैसे की आवश्यकता जाएगी तो लोन लेने चले जाएंगे, लोन, ओके। और एक हमारे गुरु जी कहा देते, लोन जो होता है ना, लोन, इसको लो न, ऐसे पढ़िए, ओके, कि लो कभी नहीं लोन को, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि लोन के लिए बैंक चले जाएंगे, और जो भी आपका घर है या संपत्ति है उस पर आप लोन ले लेंगे। अब आप सोचिए कि जो संपत्ति कहाँ चली गई? बैंक के पास। अब आप सोच के देखिए, जब काम कर रहे हैं तो मालिक के लिए, पैसा जो मिला टैक्स दे दिए सरकार को, और पैसे की और आवश्यकता पड़ी तो आप बैंक में चले गए एसेट्स लेकर के, आप तीनों चीज़ें दूसरे को दे दिए। अब सोचिए, जब तीनों चीज़ें दूसरे को दे दिए तो आपके पास क्या बचेगा? तो उन्होंने ही बताया कि जो ये चीज़ें होती है ना, इसको बदलना होता है, कि जो मालिक के लिए काम नहीं करना है, टैक्स की कोशिश करिए, टैक्स दीजिए, लेकिन टैक्स के अकॉर्डिंग। जैसे आप देखिए, जितना हम लोग टैक्स के लिए परेशान होते हैं, कभी बिजनेसमैन टैक्स के लिए परेशान होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जानते हैं 2 रुपये तुम लोगों को, 2 रुपये हम जोड़ देंगे उधर। अगर आप सोचिए कि सपोज दैट समोसे पर टैक्स लग जाए, हालांकि लगता नहीं है, मान लीजिए लग जाए, तो वो लोग परेशान थोड़े होंगे, कहेंगे अच्छा 6 रुपये समोसे मिल रहा है, 7 रुपये कर देते हैं, ओके। 2 रुपये लग रहा है, 8 रुपये कर देते हैं, ऑल टैक्स इंक्लूडेड लिख देंगे। आप सोचिए उनका कोई घाटा हुआ? लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को तो गवर्नमेंट पैसा भी दे रही है और ऊपर से ले भी ले रही है, मतलब देगी 1 लाख ले लेगी उसके हिसाब से। ये प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये क्या होगा, परेशानी ज़्यादा है। तो इसको ध्यान रखना है कि हमेशा किस में जाना है? बिजनेस में। जैसे अब कोई भी आप हड़ताल देखते होंगे, या अभी देखिए 12 लाख तक टैक्स फ्री हुआ, तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनता खुश थी ना, मीडियम लोग। बिजनेसमैन से कोई प्रभाव पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि टैक्स हमसे लोगे, हम उसमें बढ़ा देंगे, हमको कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली है नहीं, तो इसलिए वो लोग परेशान नहीं होते हैं। नेक्स्ट, आय की असमानता शिक्षा की दकियानूस शिक्षा तंत्र के कारण है। देखिए दकियानूस मीन्स क्या होता है? पहले से चली वाली, पहले से जो चली आ रही है, पहले से चलने वाली परंपरा, ओके। कोई परंपरा है जो पहले से चली आ रही है, उसी के समय बताया जा रहा है कि हम लोग असमानता क्यों हो रही है। क्योंकि अब आप ऐसे समझिए कि इस युग में अगर एजुकेशन के ले लीजिए, अब आती है बी का कोई महत्व है? सपोज दैट सोचिए, तो अगर आपको टीचर नहीं बनना है तो जो लोग टीचर बनना चाहते हैं वो तो बीए करे, बहुत अच्छा है, गुड है, उनको करना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि जब टीचर बनने का आपका मूड ना हो तो क्यों बीए कर रहे हैं? आप उसके जगह पर कोई तकनीकी शिक्षा ले लीजिए, ओके। तकनीकी शिक्षा ले लेंगे तो आप बेस्ट रहेंगे। तो यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि पहले की शिक्षा, बीएससी कर लेना है, बीए कर लेना है, मतलब ये सब पढ़ रहे हैं, जबकि इसकी आवश्यकता, ये सब कर रहे हैं जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है ये सब चीज़ों में, राइट। तो कोई भी आप शिक्षा ले रहे हैं, इस शिक्षा में ध्यान रखिए कि हम कौन सी शिक्षा लें जिससे कि हमारा और बेहतर विकास हो सके। हमारा इस समय प्रेजेंट में कौन सी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जिससे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि पढ़ाई चाहे जो की है, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, वित्तीय साक्षरता, इसको आप ध्यान में रखे रहिए। और शिक्षा के संबंध में एक बात कहा गया है कि एक बात हमेशा निवेश के संबंध में ध्यान रखिए, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कि जो आपकी जानकारी है वो आपकी पूंजी है, जो आप नहीं जानते हैं वही आपकी जोखिम है, और जो जोखिम होती है वही आपका डर होता है। और ये डर किस प्रकार से हटेगा? जब इसको और जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप हमेशा कोशिश करिए कि किस प्रकार से हम सीख को, डर को कम करेंगे। जब डर को कम करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी पूंजी में कन्वर्ट हो जाएगी, कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये शिक्षा के संबंध में हमेशा ध्यान रखिए इस लाइन को। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया, इससे आपको और चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ बताया रूल 1, नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी। लायबिलिटी और एसेट्स में इन्होंने अंतर बताया कि लायबिलिटी क्या होती है, एसेट्स क्या होता है, राइट। लायबिलिटी टू टेक मनी आउट ऑफ पॉकेट,
लायबिलिटी क्या होती है? ऐसी लायबिलिटी जो कि लेने से पैसा बाहर जाता है आपके पॉकेट से, उन्हीं को इन्होंने बताया। पहला पे क्या बताया कि रेंट देते हैं, कोई किराया देते हैं, मॉर्गेज लोन लेते हैं कहीं से मॉर्गेज करके, लिविंग एक्सपेंसेस खाने पीने की खर्च है उसको, क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं, लोन कहीं ले रहे हैं वो भी, ये क्या है आपकी लायबिलिटीज है, राइट। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? योर हाउस इज नॉट एन एसेट, इट इज मेनी एक्सपेंसेज, मॉर्गेज, टैक्स, इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस। इन्होंने बताया है, जो पहला क्लास जो देखे होंगे मैं बताया था कि हाउस को ये मानते हैं कि ये लायबिलिटी आपकी है। क्यों? क्योंकि हाउस का इंश्योरेंस कराएंगे, हाउस की मेंटेनेंस करेंगे, हाउस के लोन देंगे, ये आपकी लायबिलिटी है। ये उन्होंने बताया कि ये लायबिलिटी है। एसेट्स क्या क्या है? अब एसेट्स समझिए कि द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट्स वी हैव आवर माइंड। तो पहला इन्होंने बताया जो कि पिछले क्लास में बताया था कि सबसे ज़्यादा आपकी बड़ी एसेट्स क्या है? आपका दिमाग सबसे बड़ा पूंजी है, सबसे बड़ा एसेट्स है, इसलिए इसको बहुत अच्छा से यूज करिए, राइट। नेक्स्ट है रॉयल्टी कहीं से मिल रही है, वो आपकी एसेट्स है। कहीं से आपकी इनकम जनरेटेड रियल एस्टेट है, मान लीजिए कहीं संपत्ति खरीद के रखे हैं उससे बढ़ रही है। कहीं पर नोट्स बना है IOU, मतलब IOU में होता है IOU, इससे क्या होता है मैं आपका ऋणी हूँ, मतलब कोई प्रतिज्ञा पत्र टाइप रखे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, बॉन्ड्स लिए हैं, म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स लिए हैं शेयर मार्केट में, ये सब चीज़ें हैं। एनीथिंग दिस इज दैट दे हैव वैल्यू, जो वैल्यू को बढ़ा रही है वो एसेट्स है। पहले तो ये ध्यान रखिए दोनों चीज़ों को, लायबिलिटी क्या है, एसेट्स क्या है, राइट। क्योंकि इसी के आधार पर अगला हम लोग जो स्लाइड है उसको देखेंगे, जहाँ यहाँ नहीं समझ पाएंगे वहाँ नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट बताया इन्होंने क्या कि जो ये लायबिलिटी और अंतर क्यों दिख रहा है, इसके रीजन समझिए। इफ यू वांट टू बी रिच यू नीड टू बी फाइनेंशियल लिटरेट। तो इन्होंने बताया कि यदि आप रिच बनना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, तो आपको पहला काम क्या करना है, अपनी वित्तीय साक्षरता बढ़ाना है, फाइनेंशियल लिटरेसी। और मैं बोला था कि मैं भी जो PhD किया, जो मेरा टॉपिक था उसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो दिखाई दिया वो यही दिखाई दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी वित्तीय समझ कम है, जो पूंजी की समझ वो बहुत कम है। पैसा कमाते हैं लेकिन पैसा को किस प्रकार से यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है, लायबिलिटी लेनी है कि एसेट्स लेना है, वो समझ नहीं पाते हैं। ये जरूरी है। तो यहाँ पर इसी को बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाइए। मोस्ट स्कूल टीच अर्न मनी थ्रू ए प्रोफेशन, जबकि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल जो स्कूल होते हैं, यूनिवर्सिटीज़, वो क्या कहते हैं प्रोफेशन से, जो आप जैसे MBA कर लीजिए, फाइनेंस से कर लीजिए, मार्केटिंग से कर लीजिए, CA हो जाइए, ये बताते हैं। इनका ये मानना है पुअर पीपल कैन नॉट टीच देयर चिल्ड्रेन टू बी रिच, दे डू नॉट रिच देमसेल्फ। लोग जो गरीब जनता है वो ये नहीं बता पाती है कि हम गरीब क्यों रह गए, वो अपने बच्चों से बात ही नहीं कर पाती। लेकिन ये बुक उसके बारे में बात करती है क्यों ऐसा हो रहा है कि पुअर लोग पुअर होते जा रहे हैं, धनी लोग धनी होते जा रहे हैं। नेक्स्ट, इफ यू डू नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग यू विल नॉट स्टैंड फाइनेंशियल सक्सेसफुल। इन्होंने लास्ट में बताया कि यदि आप फाइनेंशियल रूप से ज़्यादा, इन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति में यदि फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वित्तीय साक्षरता उसके अंदर नहीं है, तो आप चाहे जितना काम करते रहिए अगली पीढ़ी को कुछ छोड़ करके नहीं जा पाएंगे। क्यों? और अगली पीढ़ी को वो लोग छोड़ेंगे जो ब्लैक मनी कर रहे हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, उनके लिए तो अलग मैटर है, जो कि अपनी लाइफ वैसे भी एक्सपायर किए रहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यदि आप ईमानदारी से रहना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाइए, वित्तीय साक्षरता को जैसे भी हो सके बढ़ाइए, और आप बने रहिए क्लास में। निश्चित रूप से आप देखेंगे 1 बाई 1 करके कोई भी वीडियो डालेंगे, क्योंकि हम उससे रिलेटेड डालेंगे, तो आप और देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग वित्तीय साक्षरता अपने माइंड को ओपन कर रहे होंगे। जो कंटिन्यूसली देख रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, इतनी सोच में ब्रॉडनेस आ रहा है, कितना पॉजिटिव सोच आ रही है, ये था। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिए लास्ट जो पॉइंट है, देखिए अब यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर बताया गया है इनकम, एक्सपेंडिचर और लायबिलिटी के संबंध में और एसेट्स के संबंध में। एक गरीब व्यक्ति की इनकम कहाँ से आती है, उसका एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे होता है, उसकी एसेट्स क्या होती है, उसकी लायबिलिटी क्या होती है। उसी कंपेरिजन को समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमेशा हमको करना क्या है। देखिए पुअर व्यक्ति के समझ में कहा जा रहा है कि उसकी इनकम कहाँ से आ रही है, मेन सैलरी। वो क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है कहीं पे, और उस नौकरी से उसको सैलरी मिल रही है। लायबिलिटी कहाँ कहाँ पे, जिससे उसकी एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे, व्यय कहाँ कहाँ पे कर रहा है, ऐसे समझिए। टैक्स दे रहा है, रेंट दे रहा है, फिक्स्ड एक्सपेंसेज है, जैसे कि कोई
स्कूल बच्चे को फीस दे रहा है तो फिक्स है वो, कि उसको जैसे बिजली के बिल है वो फिक्स है कि जो लगभग देना ही देना है। कुछ फिक्स चीज़ें हैं, फूड है, खाना है, क्लॉथिंग कपड़ा है, ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं आने के जाने का भाड़ा है, ये उसका एक्सपेंडिचर है। आप ये सोचिए यहीं पर पुअर के लिए, गरीब के लिए नौकरी से पैसा एक जगह से आ रहा है और जा कहाँ कर रहा है कि कर दे रहा है, किराया दे रहा है, कपड़ा खरीद रहा है, बच्चों को एजुकेशन दे रहा है, रेंट दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा है, कहीं जा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रहा है, कपड़ा खरीद रहा है। अब आप सोचिए एक नौकरी से आप क्या क्या कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और ना इनके एसेट्स बन पा रहा है ना लाइबिलिटी बन पा रहे हैं। मीन्स इनके पास कोई संपत्ति है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सैलरी से इतना जब खर्च करेंगे तो कुछ बचेगा नहीं, बचेगा। तो गरीब इसलिए गरीब होता जा रहा है क्योंकि वो सैलरी इसको बढ़ा नहीं रहा है, इसी को बढ़ाना है, इसको और इसको। आगे वही बात होगी, देखेंगे। इसी को बढ़ाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मिडिल क्लास के लिए इनकम। मिडिल क्लास वाला क्या है, इनकम आ रही है सैलरी से, उसकी भी सैलरी से इनकम है लगभग। वही जहाँ से मिलता है, नौकरी करता है, सैलरी मिलती है, सैलरी से वो भी क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है, टैक्स देता है, मॉर्गेज। अब यहाँ पे क्या, एक लोन ले लेता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, लोन। जो गरीब व्यक्ति है लोन मिलता ही नहीं है गरीब व्यक्ति को, इसलिए और गरीब बना रहता है। जो मिडिल क्लास है वो लोन लेता है। इनकी भाषा में ये है कि जो लोन लेके व्यक्ति काम करता है वो समझिए मिडिल क्लास में है। सिंपल, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि मिडिल क्लास लोन अपने ले तब मिडिल क्लास है, बिजनेस के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, वो तब अपर क्लास है। अगर बिजनेस के लिए लोन ले रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट के लोन ले रहा है तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज बिलोंग्स टू अपर क्लास। यहाँ बताया कि मॉर्गेज किस लिए कर रहा है, एक्सपेंडिचर करने के लिए। हमको घर बनवाना है, ओके, हमको शिक्षा के लिए लोन ले रहे हैं, जो शिक्षा लोन देखे होंगे, कार की लोन ले रहे हैं। इन्होंने बताया कि मिडिल क्लास की यही पहचान है, यही सब परचेज करता रहता है लोन लेकर के। फूड, क्लॉथ, फन, मतलब खुशी मनाने के लिए कहीं जाना तो लोन ले लीजिए, कपड़ा खरीदने के लिए, खाना खाने के लिए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो जानते हैं, कुछ चीज़ें जो फिक्स हो रही हैं, किराया देना है, ये देना है, जाना है, आना है, ये सब देना है। अब आप सोचिए कि एक सैलरी से इतना खर्च हो रहा है और ऊपर से लोन ले लिए, आपकी आधी सैलरी लोन में चली जा रही है। और लोन जानते हैं कि बहुत खतरनाक चीज़। लोन जब भी लीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए लीजिए। अगर जैसे देखिए घर खरीद रहे हैं तो घर खरीदने के लिए लोन लीजिए तो उसका इन्वेस्ट करने के लिए लीजिए, बनाने के लिए नहीं। उससे प्रॉफिट होगा तो हम घर बनाएंगे। मतलब प्रॉपर्टी वाले होते हैं जो लोन लेते हैं तो उनकी अलग मैटर है ना, वो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं ना, खाने के लिए थोड़ी ले रहे हैं कि हम उसके यूज करेंगे। एसेट्स इनका भी नहीं होता है। लायबिलिटी क्या होगी, मॉर्गेज, मतलब घर जो होगा वो उसको लोन ले लेंगे उस पर, राइट। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर लोन। अब कंज्यूमर लोन ले लेगा। क्रेडिट कार्ड, जानते हैं क्रेडिट कार्ड बहुत लोग, जैसे मुझसे एक घटना बताऊं, मुझसे कई बार जो मेरे छोटे हैं भाई, कोई हमसे बड़ा है या कोई समकक्ष है, मुझसे हजारों बार लोग कहे कि क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। आपको रियलिटी बताओ, मैं कभी नहीं लिया। जानते क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना वो नहीं लेनी जाती हैं जबरदस्ती। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के जानते हैं क्या फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान जानते हैं क्या है, कि परचेज करने की जो क्रय करने की आदत बढ़ जाएगी। करने की आदत जो है बढ़ जाएगी, कोई चीज़ ज़्यादा परचेज करने लगेंगे, कहेंगे अच्छा खरीद लेते हैं, दूसरे का पैसा है फिर बाद में दे देंगे आएगा तो, और इसके चक्कर में अनावश्यक चीज़ आप खरीद लेंगे, ये फंस जाते हैं। और ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गड़बड़ी है। क्रेडिट कार्ड, अब जो पैसा है उसी का, हाँ क्रेडिट कार्ड का यूज इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं, निवेश के लिए, लेकिन जानते हैं कितने लोग निवेश के लिए कर रहे होंगे। मेरा यहाँ बताने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यही कि यदि कोई लोन ले रहे हैं तो उस लोन का यूज आप इन्वेस्ट करने के लिए करिए, न कि अपने खर्च के लिए। ऐसा नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड लिए अपने कपड़ा खरीदने के लिए। क्यों ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड? तब अरे उसे शेयर खरीद लीजिए, उसे डिवेंचर खरीद लीजिए, उसे म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, तो कुछ इनकम आएगी, उस इनकम से कपड़ा खरीदिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर समझ गए, जो मिडिल क्लास है उसके डिस्टर्बेंस क्या है कि लोन लेगा, लेकिन किसके लिए लेगा, शिक्षा देने के लिए, कार लेने के लिए, घर लेने के लिए, ये सब लेगा लोन इसके लिए। कुछ नहीं तो क्रेडिट कार्ड लेगा अपने शॉपिंग के लिए, ओके, शॉपिंग करने के लिए लेगा क्रेडिट कार्ड। बहुत लोग देखे होंगे लिए, ये काम मत करें। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं आज से सीख लीजिए कि हमको क्रेडिट कार्ड का यूज केवल और केवल किस लिए करना है, हमको इन्वेस्ट करने के लिए करना है। उस पैसे कहीं इन्वेस्ट करिए, 2 साल 6 महीना जब करेंगे और क्रेडिट कार्ड भुगतान करते रहिए, आप देखेंगे कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी लाइफ में। जब इनकम के लिए करेंगे, सोचिए क्रेडिट कार्ड आपको पैसा क्यों दे रहा है, आप सोच के देखिए। वो बेवकूफ़ है, आप चालाक हैं? इतना कॉमन सेंस लोग नहीं समझ पाते हैं कि कोई बैंक आपको पैसे दे रहा है विदाउट इंटरेस्ट, इतना यहाँ तक दे देंगे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्यों दे रहा है? बेवकूफ़ दिख रहा है आपको? आप 1 रुपया किसी को दे दीजिए, दे नहीं रहे, वो उतना पैसा दे रहा है। लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वहीं वित्तीय साक्षरता नहीं है। और देखिए हम लोग के पास, हम लोग कोई दे के चला जाए क्रेडिट कार्ड, नहीं दे पाएंगे।
क्योंकि हम लेंगे ही नहीं, चाहे जो हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, रिच। अब देखिए यहाँ पर धनी लोगों की क्या संभावना है। इनकम कहाँ कहाँ से आती है ये समझिए, डिविडेंड से, इंटरेस्ट से, रेंटल इनकम, रॉयल्टी से। अब आप मेरा ही ले लीजिए, इनकम कहाँ कहाँ से आ गई, ये डिविडेंड है ना, यहाँ हमारी एक सैलरी भी जोड़ लीजिए, ऐसे समझिए सैलरी, सैलरी से मेरी इनकम आती है, डिविडेंड से इनकम आती है, इंटरेस्ट इनकम आता है, राइट। और एक और जोड़ लीजिए डिविडेंड के संग में म्यूचुअल फंड्स इनकम। अब देखिए यहाँ पर दोनों अंतर है, यहाँ पर केवल सैलरी थी, यहाँ पर केवल सैलरी थी, इसे आप गरीब रहे। यहाँ पर हम धनी नहीं हैं, आप जान रहे हैं, लेकिन इनकम में अपने इतने कम एज में पहला स्रोत, दूसरा, तीसरा, चार, मतलब 4 जगह से पैसा तो आ रहा है, ऐसे समझिए हमारा पैसा 4 जगह से आ रहा है ना, कि सैलरी भी आ रही है, म्यूचुअल फंड्स भी है, इंटरेस्ट भी है, और शेयर तो है ही अपना, ओके, इससे डिविडेंड भी मिल रही है। अब आप सोच के देखिए कि जहाँ मिडिल क्लास फैमिली को और पुअर फैमिली को एक जगह से पैसा आ रहा है और हमको 4 जगह से पैसा आ रहा है, जिससे पैसा किसका ज़्यादा होगा। हालांकि हमारे पास पैसा भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप सोचिए 10 साल 20 साल बाद सोचिए हमारी स्थिति। यही आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ कि इसी सोर्स को बढ़ाना है। अब आप सोचिए, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सैलरी के लिए पढ़ाई रहा हूँ, म्यूचुअल फंड से कौन दिमाग लगाना है, म्यूचुअल फंड SIP कर दिया हूँ, आराम से पैसा कटता रहता है, कौन सा दिमाग में लगा रहा हूँ, इंटरेस्ट FD कर दीजिए, इंटरेस्ट आ रहा है, शेयर ले लिए हैं, बढ़िया सोच समझ के, थोड़ा बहुत जानकारी से, थोड़ा बहुत कॉमर्स पढ़े हैं, थोड़ा और ज़्यादा जानकारी है, आप लोग बने रहेंगे, आप लोग भी सीख जाएंगे कैसे शेयर लिया जाता है, कौन से लें, ज़्यादा सिक्योर कौन रहेंगे, और हमसे ज़्यादा सिक्योर कौन होगा, सोचिए। जब आप बने रहेंगे, जो लोग हम जानते हैं वो जानते भी होंगे, तो हम लोग बहुत ही सिक्योर बिजनेस में करते हैं। अब आप सोच के देखिए कि जब इतना रिच के पर्सन क्या है, भले हमारा रेंटल इनकम नहीं है, अभी रेंट नहीं है, घर नहीं बनवाए हैं कि रेंट हमको मिले, लेकिन तब भी 2 साल 10 साल बाद कभी ना कभी तो बनवा के रेंट पे दे ही देंगे ना घर। आप सोचिए देखिए, फिर रॉयल्टी, चलो रॉयल्टी नहीं है, लेकिन और जगह से इनकम तो आएगी रॉयल्टी से। तो तक कोई 2-1 साल बुक लिख दूं मैं, और जो कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, हो सकता है कि अभी 6 महीने 7 महीने में मेरी बुक भी आ जाए, स्टैटिस्टिक्स पे या इनकम टैक्स पे, GST पे रिलेटेड मैं बुक लिखने वाला हूँ। अब आप सोच के देखिए, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, समझ गए, लेकिन आप सोच के देखिए कि आपकी इनकम कहाँ से इतना बढ़ रही है। यही आपकी इनकम के जो ये कॉलम है ना, इसी को बढ़ाना है, इसको फोकस रखिए। एक चीज़ क्या ध्यान रखना है, आप जो ये इनकम की कॉलम है रिच वाली, इसी कॉलम को बढ़ाना है। जैसे मैं सैलरी से बढ़ाया हूँ, म्यूचुअल फंड से बढ़ाया हूँ, ओके, डिविडेंड भी मिल रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है, आप भी यही काम करिए कि सैलरी भी मिले, डिविडेंड भी मिले, म्यूचुअल फंड्स भी मिले, इंटरेस्ट भी कहीं से मिले। आप देखिए कि जब आपको इनकम ज़्यादा जगह से आएगी तो आप खर्च बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नहीं तो एक सैलरी से, ये बताइए, एक सैलरी एक जगह से आ रही है, एक महीने में एक बार आ रही है, उस सैलरी से शिक्षा में खर्च करना है, कपड़ा के लिए खर्च करना है, स्वास्थ्य के लिए खर्च करना है, आने जाने के लिए खर्च करना है, खाने पीने का खर्च करना है, रहने का खर्च करना है, संभाल पाएंगे। इसलिए हर खर्च को अलग अलग चीज़ों से टैकल करिए, ये सीखना है। एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ हो रहा है, टैक्स दे रहा है, चलो कर तो मैं मान सब लोग देते हैं। मॉर्गेज पेमेंट, हो सकता है कि लोन लिया हो, देखिए लोन ये भी लिया है, मॉर्गेज पेमेंट ये भी लोन पेमेंट कर रहा है, लेकिन ये पेमेंट किस लिए कर रहा है, क्योंकि इस पैसे से वो डिविडेंड शेयर लिया है। ये जो लोन लिया है, इस लोन से शेयर लिया है, वो शेयर, और शेयर का पेमेंट कर रहा है वो। जैसे मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं था, मार्केट बहुत गिरा हुआ था, 20 साल का उसने लोन ले लिया, 2 लाख का लोन ले लिया, 4 लाख का लोन ले लिया, और उस लोन को पेमेंट कर रहा है, लेकिन शेयर परचेज किया है ना, और उस शेयर से उसकी इनकम होगी ना, डिविडेंड मिलेगा, कुछ नहीं तो पैसा अपने पास बने रहेंगे। आप ये सोचिए कि ये जरूरी है ना, तो लोन इसलिए लेना है ताकि हम उस पैसे को जमा कर पाएँ, उससे लोन ले पाएँ, उससे डिविडेंड ले पाएँ, ये सब चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए एसेट्स क्या क्या है, जो कि देखिए इनके एसेट्स में कॉलम नहीं है। एसेट्स देखिए क्या क्या है, स्टॉक जैसे शेयर है, स्टॉक है, बॉन्ड्स है, कोई मान लीजिए कि FD किए हैं, वो बॉन्ड्स है, IOU जो अमेरिका में चलता है इसलिए ज़्यादा चल रहा है, प्रतिज्ञा पत्र जिसको हम लोग कॉमर्स भाषा में कहते हैं, रियल एस्टेट, मान लीजिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में घर कहीं ले लिए, जमीन ले लिए, इसके लिए ये आपका एसेट्स है, राइट। लाइबिलिटीज क्या है, कि आप बैंक से लोन लिए हैं, उसके लिए लोन हमेशा क्या इन्वेस्ट के लिए लेना है, कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड भी लिए हैं, लाइबिलिटी ये आपकी है। अब आप ये बताइए, लाइबिलिटी है ठीक है, लेकिन आपके पास इनकम भी तो ज़्यादा है। आप ये सोचिए, हमारे पास मान लीजिए लाइबिलिटी 3 है, तो इतना हमारे पास एसेट्स तो भी है, हमारे पास उतनी इनकम भी तो है, एसेट्स भी तो हैं। अब आप ये सोचिए, बहुत से लोगों के पास
स्टॉक कोई नहीं होगा, शेयर कोई बॉन्ड नहीं होगा, कोई रियल प्रॉपर्टी नहीं होगी। आप ये बताइए सैलरी से क्या कर पाएंगे? तो इसको बनाना है, इसका मतलब क्या है, इसको खरीदना है, राइट। घर मत खरीदिए, चल जाएगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहली क्लास में बोला था, जब घर खरीदने और इन्वेस्ट करने का दिमाग में आए, दोनों में से क्या करें, तो हमेशा सर्वप्रथम क्या करेंगे, पहले इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इन्वेस्ट करके घर खरीद कर सकते हैं, घर से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहले आप इसको कॉलम को बढ़ाना है। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट देखिए ये भी घर है, रियल एस्टेट में घर ही तो होता है एक तरह संपत्ति, लेकिन ये संपत्ति किसके लिए है, इन्वेस्ट के लिए, कि ज़मीन कोई खरीद लीजिए, पैसा है तो लैंड खरीद लीजिए, उसके लिए खरीदिए, तो ये आपका एसेट्स होगा। लेकिन घर को लाइबिलिटी मान रहा है ये, क्यों, ये घर ले लिए, उसका इन्वेस्ट अगर जैसे मान लीजिए 20 लाख का घर ले लिए, 20 लाख इन्वेस्ट किए, 10 साल बाद कितना होता सोचिए, जब चाहे तब यूज कर सकते थे, ये सोचना है। हाँ, उसके बाद पैसे हो जाए तब घर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 10 साल और कोई नहीं है तो और कुछ मत करिए, ये ध्यान रखना है, राइट। तो इस प्रकार से अपनी चीज़ों को समझना है यहाँ पे, कि अपनी लाइबिलिटी को बनाना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, लीजिए, द लाइबिलिटी ऑफ द मिडिल क्लास आर द एसेट्स ऑफ द रिच। जो लाइबिलिटी होती है, अब देखिए यहाँ वही एसेट्स हो जाती है, जो लाइबिलिटी होती है वही उसकी एसेट्स हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए कंज्यूमर लोन्स ये सब यहाँ पर भी है, लेकिन ये पैसा कहाँ यूज कर रहा है, एसेट्स के लिए, एसेट्स परचेज करने के लिए, उसी की एसेट्स हो जाएगा। जैसे ये मॉर्गेज लेंगे किसके लिए, घर के लिए लोन लेंगे, ये स्टॉक खरीदने के लिए ले लेगा, उसी पैसा के स्टॉक खरीदेगा। क्रेडिट कार्ड से जो पैसा मिलेगा, ये लोग क्या करेंगे, शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग कर लेते हैं चल के, ये क्या कर लेगा, बॉन्ड परचेज कर लेगा, रियल इस्टेट में लगा देगा, ये शेयर परचेज कर लेगा, ओके, इसीलिए वो एसेट्स हो जाता है उसका। तो हमेशा आपको एसेट्स परचेज करना है, लाइबिलिटी नहीं कि हम और फंस जाएं, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। निश्चित रूप से आप लोगों के माइंड में बेहतर चीज़ें और आई होंगी, आपका माइंड और ओपन हुआ होगा कि और ज़्यादा बेहतर कैसे सोचें। तो अगर बेहतर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यहाँ क्लास का समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।